जय हिंद दोस्तों। मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रेड पाठशाला पर। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्थाओं की कक्षाओं को एक निरंतर रूप से चला रहे हैं और आपके एग्ज़ाम जो होने वाले हैं, चाहे वो यूपी लेखपाल का एग्ज़ाम हो, चाहे यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस के एग्ज़ाम हो, जितने भी एग्ज़ाम आपके गवर्नमेंट होने वाले हैं, ठीक है। एक बार मैं आपको बता दूँ, हमारी टीम के द्वारा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो बैच हैं सभी भर्तियों के, अब चाहे वो भर्ती जो वो हो सकता है यूपी पुलिस की भर्ती हो, और हो सकता है आपका जो कोर्स है वो यूपी लेखपाल की भर्ती हो, या सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस की भर्ती हो, चाहे आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो। जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर लिखे हुए, इन सभी की कक्षाएं आपके लिए हमारे चैनल के माध्यम से, ग्रेड पाठशाला जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसके माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही साथ मैं आपको एक बार अपने टीचर्स के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूं कि कौन से टीचर्स जो हैं वो कौन सी कक्षाएं आपको कराने वाले हैं, हमारी जितनी भी कक्षाएं होने वाली हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अंकित सर की। अंकित सर साइंस की बेहतरीन क्लास, आपको पता ही है, वो पढ़ाते हैं और ये साइंस की क्लास के साथ मॉक टेस्ट भी जो है वो लगातार कराते हैं। तो आप साइंस की क्लास को ज़रूर लें। साथ ही साथ जो मॉक टेस्ट कराया जाता है अंकित सर के द्वारा, इसको भी आपको ज़रूर देखना है। मॉक टेस्ट चाहे अंकित सर के द्वारा कराया जा रहा हो, चाहे पॉलिटी वाले सर के द्वारा कराया जा रहा हो, चाहे रीजनिंग वाले सर, चाहे हिस्ट्री की मैम आपको करा रही हूँ, जितने भी मॉक टेस्ट आपके लिए हैं, ठीक है, मैं आपको बताऊं, मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वेरी इंपॉर्टेंट हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सकता है आपका जो पॉलिटी सब्जेक्ट है वो बहुत अच्छा होगा, तो अब हो सकता है पॉलिटी की कक्षाओं को ना लें, लेकिन पॉलिटी का जो मॉक टेस्ट होता है हमारा, जो हर एवरी फ्राइडे को किया जाता है, मॉक टेस्ट एवरी फ्राइडे 7 PM पर, इस मॉक टेस्ट को आपको ज़रूर से ज़रूर लेना है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जितनी भी क्लासेस हमारी होती हैं उनको अगर आप नहीं भी ले पाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है 5 क्लासेस अगर हो रही हैं, मंडे से फ्राइडे हमारी क्लास हो रही है, जैसे मैं अपनी बताऊं, पॉलिटी की कक्षाएं मंडे से फ्राइडे हमारी होती हैं, तो मंडे से फ्राइडे हो सकता है आप कक्षाओं को ना ले पाए हों, लेकिन फ्राइडे को जो हमारा मॉक टेस्ट होता है इसको आप ज़रूर ही लेंगे। चाहे किसी भी कीमत पर आपको लेना पड़े, आपको ज़रूर मॉक टेस्ट लगाने हैं, चाहे वो हिस्ट्री की हों, चाहे मैथमेटिक्स के हों, चाहे ज्योग्राफी वाले सर, आपको एमपी सर जो हमारे हैं वो आपको ज्योग्राफी के मॉक टेस्ट करा रहे हो। तो ये टीचर्स का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है और मॉक टेस्ट आपको ज़रूर लेने हैं, मैंने आपको बताया। तो मैं बता रहा था, रीजनिंग हमारी कक्षाएं जो है रीजनिंग की, वो प्रद्युमन सर आपके लिए कराते हैं। पॉलिटी और इकोनॉमिक्स मैं स्वयं आपको कराता हूँ। तो इन दो सब्जेक्ट की जो जिम्मेदारी है वो मेरी है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ बेस्ट कंटेंट आपके लिए उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही साथ आपके एग्जाम में सवाल आए, इसको हम जरूर ध्यान में रखते हुए आपकी कक्षाएं कराते हैं। जब एग्जाम में आपके सवाल आएंगे तब मैं आपको क्लासेस को दिखाने के बाद बता रहा हूँगा कि ये कक्षाएं हमने कराई थी और इसमें से ये सवाल पूछा गया है, ठीक है। तो हम इसका प्रैक्टिकल आपको दिखाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री की क्लासेस हमारी बेहतरीन तरीके से अंजलि मैम के द्वारा ली जाती हैं। नेक्स्ट जो हमारे बेहतरीन टीचर हैं वो है नितिन सर, जो आपको स्टैटिक जी के जितनी पोर्शन होता है, जितनी भी राज्यों से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारियाँ होती हैं, फैक्ट होते हैं, वो आपको हमारे नितिन सर के द्वारा कराए जाएंगे। नितिन सर की एक खासियत है कि ये जितनी भी कक्षाएं आपको कराएंगे, सारी चीज़ें आपको क्लास में ही रिवाइज हो जाएं, क्लास में ही आपको याद हो जाएंगी, और जो भी आपको ये सारी चीज़ें करा रहे होंगे स्टैटिक जीके से रिलेटेड, वो आपके एग्जाम ओरिएंटेड होंगी। डैट मीन्स हम उतनी चीज़ें आपको ये स्टैटिक जीके में कराएंगे जो आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट होंगी। नेक्स्ट जो हमारे सर हैं, इन्हें तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, जो रवि सर हैं हमारे, ये हिंदी और जीएस की कक्षाएं कराते हैं। साथ ही साथ ये जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आने वाली है, जो पेपर होने वाले हैं, जैसी भर्ती आएगी उसके बाद आपका एग्जाम होगा यूपी पुलिस कांस्टेबल का, और जल्दी ही ये भर्ती आने वाली भी है यूपी पुलिस की, तो उससे रिलेटेड ये मॉक टेस्ट भी कराते हैं, जिसमें 30 क्वेश्चंस होते हैं, 15 क्वेश्चन जीएस के और 15 क्वेश्चन जो होते हैं वो हिंदी के होते हैं। तो आप ज़रूर रवि सर की क्लासेस को देखेंगे। फिर नेक्स्ट हमारे सर हैं एमपी सर, जो ज्योग्राफी की कक्षाएं पढ़ाते हैं। और फिर हमारे नेक्स्ट बेहतरीन मैथ के जो टीचर हैं विजय सर और सुनीत सर, ये आप दोनों, ये जो टीचर थे हमारी, ये मैथ की क्लासेस आपको पढ़ाएंगे। मैं आपको नाम बता दूं, मैथ के जो हमारे सर हैं वो विजय सर आपको मैथ पढ़ाएंगे, और सुनीत सर दोनों मैथ की कक्षाएं लेते हैं। तो ये हमारे टीचर्स का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया। सारी चीज़ें जब आप क्लास ले रहे होंगे तो आपको समझ में आएंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आज अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को, जो हमारी आज की क्लास है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। लास्ट हमने बात किया था संघीय कार्यपालिका के बारे में, जहां मैंने आपको बताया था आर्टिकल 52
भारतीय संविधान का सबसे छोटा आर्टिकल है, स्मॉलेस्ट आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा होगा? तो आप बताएंगे आर्टिकल 52 भारतीय संविधान का सबसे छोटा तथा सबसे प्रभावी आर्टिकल है। प्रभावी इसलिए है क्योंकि उसमें राष्ट्रपति के पद का उल्लेख मिलता है। देयर शैल बी वन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, किसमें कहा गया है? आर्टिकल 52 में कहा गया है। फिर हमने आर्टिकल 52 को पढ़ा था, आर्टिकल 53 में पढ़ा था कि राष्ट्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वो तो या तो स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। फिर हमने आर्टिकल 54 तक जो है लास्ट क्लास में हमने अध्ययन कर लिया था। आर्टिकल 54, आज हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 55 के बारे में। आर्टिकल 54 जब हम अध्ययन कर रहे थे तब मैंने आपको बताया था राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से होता है। किसके द्वारा किया जाता है? मैंने आपको बताया था निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। निर्वाचक मंडल के अंतर्गत क्या क्या चीज सम्मिलित होती है? अगर मैं आपको बताऊंगा निर्वाचक मंडल में, तो आपको याद रखना है लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। यहाँ आपको याद रखना है विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते, ना ही लोकसभा दैट मीन संसद के जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। यहाँ तक की सारी चीजें हम लास्ट क्लास में अच्छे से कर चुके थे। तो आज हम उसी आर्टिकल्स की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले चर्चा कर रहे हैं आर्टिकल 55 पर। क्या कहता है हमारे संविधान का आर्टिकल 55? आइए जानते हैं। आर्टिकल 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित था और ये निर्वाचन की प्रक्रिया से संबंधित है। किससे रिलेटेड है? राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित है आर्टिकल 55। और आर्टिकल 55 के अंतर्गत कहा गया है कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा किया जाता है। बहुत ज्यादा सवाल पूछा गया है कि जो राष्ट्रपति होता है उसका चुनाव किस पद्धति के द्वारा किया जाता है? तो आप कहेंगे अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा मत पद्धति के द्वारा। तो यहाँ से आपको क्या याद रखना है कि अगर प्रेसिडेंट का निर्वाचन किया जाएगा तो सबसे पहले परोक्ष होता है, अप्रत्यक्ष होता है। किसके द्वारा किया जाता है? निर्वाचक मंडल के द्वारा। निर्वाचक मंडल में कौन कौन आते हैं मैंने आपको बताया। तो जो निर्वाचन की प्रक्रिया है राष्ट्रपति के पद की वो क्या है? तो आपको याद रखना है राष्ट्रपति के पद की निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति। इस पद्धति के द्वारा ही राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। यद्यपि हमारे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या होती है, लेकिन क्योंकि हम एकल संक्रमणीय मत पद्धति पढ़ रहे हैं और इसका प्रयोग संसद सदस्यों में भी किया जाएगा, इसलिए मैं आपको डिटेल में बताऊं जो एकल संक्रमणीय मत पद्धति होती है इसका मतलब क्या होता है। देखिए इसका मतलब सिर्फ इतना है, सरल शब्दों में मैंने आपको बताऊं तो जो भी व्यक्ति मतदान कर रहे हैं वो अपना एक वोट देंगे राष्ट्रपति को, मतलब राष्ट्रपति को वोट देंगे। ठीक है, कैसे वोट? मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 2 सदस्य लड़ रहे हैं, 3 सदस्य लड़ रहे हैं। मान लीजिए इन्होंने क्या है कि एक ए सदस्य है, बी सदस्य है और सी सदस्य है। तो एक व्यक्ति ने वोट डाला है ए पर कि ये ए सदस्य जो है वो राष्ट्रपति बने, लेकिन किसी कारणवश अगर ए राष्ट्रपति नहीं बनता है तो इसने दूसरी वरीयता जो दी है वो बी को दी है कि अगर ए नहीं बन पाया किसी कारणवश तो बी फिर बने। हो सकता है बी भी राष्ट्रपति ना बन पाए किसी कारणवश, तो ये तीसरी वरीयता किसे देगा? ऑप्शन सी को दे रहा होगा। तो वरीयता के आधार पर हो सकता है प्रथम वरीयता पर ही कोई राष्ट्रपति बन जाए, हो सकता है द्वितीय वरीयता पर बने। तो वरीयता के आधार पर जो राष्ट्रपति बनेगा वही क्या कहलाती है? एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा। इसका मतलब एक व्यक्ति एक राष्ट्रपति को तो अपना वोट देगा ही, साथ ही साथ जो अन्य मेंबर्स खड़े हैं उन्हें भी नंबर प्रदान करेगा कि पहले नंबर पर तो ये राष्ट्रपति बनना चाहिए, लेकिन हो सकता है ये राष्ट्रपति ना बन पाए तो दूसरे नंबर पर जो व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहिए ऑप्शन बी वाला बनना चाहिए। यही क्या कहलाती है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। कैसे? मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए एग्जाम्पल में हम लेते हैं एक ए व्यक्ति है, एक बी व्यक्ति है, एक सी व्यक्ति है और एक डी व्यक्ति है। हमने माना जो कुल मत हैं, कुल मतों की संख्या अगर मैं बताऊं, कुल मत मान लीजिए हमारे पास 100 हैं।
अब राष्ट्रपति के पद में अगर राष्ट्रपति पद का अगर निर्वाचन हो रहा है और आपको विजय प्राप्त करनी है तो याद रखना है आपको कि राष्ट्रपति पद के लिए 50% प्लस 1 वोट आपको चाहिए। डेट मीन्स हुआ कि अगर 100 वोट पड़ रहे हैं तो राष्ट्रपति बनने के लिए 51 वोट चाहिए ही चाहिए आपको। अगर आपको 51 वोट प्राप्त नहीं होंगे आप राष्ट्रपति नहीं बनेंगे। जबकि हमारे यहाँ विधायकों का जो चुनाव होता है आप जानते हैं फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके सर्वाधिक वोट जिसे प्राप्त होंगे वही क्या हो जाएगा, विजयी हो जाएगा। जबकि राष्ट्रपति में क्राइटेरिया है कि आपको अगर प्रेसिडेंट बनना है तो 50% प्लस 1 वोट आपको चाहिए ही चाहिए। तो 100 वोट हमारे पास कुछ कुल हैं, चाहिए कितने, 50% प्लस 1, 100 का 50% 50 होगा। और हमने मान लिया कि 51 वोट जो हैं वो राष्ट्रपति बनने के लिए चाहिए। माना क्या है, 51 चाहिए ही। ठीक है, हमने देखा कि एक व्यक्ति को कुल वोट जो मिले हैं वो मिले हैं 20, बी को मिले हैं 25, सी को मिले हैं 30 और इसे मिले हैं 45। तो अब आप देखेंगे कि अगर जीत की बात करें, आपसे पूछा जाएगा अगर विधायक का चुनाव होता, अगर फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम होता तो यहाँ सीधे ऑप्शन डी को क्या बना दिया जाता, प्रेसिडेंट बना दिया जाता। जबकि यहाँ चाहिए कितने, 50% एक, डेट मीन्स 51। अब आपने देखा 51 वोट तो किसी के पास नहीं है, इसका मतलब प्रथम वरीयता के आधार पर कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बन सकता। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा, तो ऐसी स्थिति में आपको याद रखना है जिस व्यक्ति को सबसे कम वोट प्राप्त हुए हैं उस व्यक्ति को हटा दिया जाएगा और उस व्यक्ति के जो वोट हैं अन्य व्यक्तियों में बांट दिए जाएंगे। सरल भाषा में समझिए, सबसे ज्यादा आप देखेंगे कम किस व्यक्ति को वोट प्राप्त हुए हैं, तो ए व्यक्ति को सबसे कम प्राप्त हुए, तो ए व्यक्ति को हमने हटा दिया। अब ए व्यक्ति को जो 20 वोट मिले थे, हो सकता है उसमें से 5 व्यक्तियों ने कहा हो कि दूसरे नंबर पर अगर राष्ट्रपति बनना है तो ऑप्शन बी राष्ट्रपति बने। ठीक है, उसी जो 20 लोग थे उनमें 15 लोग बचे, उन 15 में से 12 लोग ने कहा था कि जो राष्ट्रपति बने ऑप्शन सी वाला व्यक्ति बने। और मान लीजिए 3 व्यक्तियों ने कहा था कि राष्ट्रपति अगर बनना है तो ऑप्शन डी वाला बने। अब हम देखेंगे कुल वोटों की संख्या कितनी है, तो आप देखेंगे 25 और 3 28, 35 10 45 और 47 वोट और ये 48 वोट। अब ये पहली वरीयता पर तो कोई बना नहीं था, अब द्वितीय वरीयता हो गई क्योंकि एक व्यक्ति को हटाया और उसको वोट को हमने बांट दिया सभी में। तो अब द्वितीय वरीयता पर भी आप देखेंगे क्या 51 वोट किसी व्यक्ति को मिले हैं। तो आप कह रहे होंगे कि नहीं 51 नहीं है, हाईएस्ट किसके पास है, ऑप्शन डी के पास 48 वोट हैं, फिर 47 वोट हैं और फिर 28 वोट हैं। तो यहाँ पर भी कोई राष्ट्रपति नहीं बन पाएगा। फिर क्या किया जाएगा, ऑप्शन बी को सबसे कम वोट मिले 28 और इसको हटा दिया जाएगा। और जो ऑप्शन सी और डी हैं, मान लीजिए जो 25 व्यक्ति गए हैं उनमें से 10 व्यक्तियों ने कहा हो कि जो राष्ट्रपति बनना है ऑप्शन सी को बनना चाहिए, तो 47 इनके पास पहले ही थे, 47 में जैसे ही 10 और जुड़ जाएंगे इन्हें 57 वोटों की प्राप्ति हो जाएगी। और जैसे ही 57 वोटों की प्राप्ति होगी 50% एक का जो क्राइटेरिया है वो पूरा हो जाएगा, तो जो ऑप्शन सी वाला होगा राष्ट्रपति बन जाएगा। यही क्या कहलाती है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति। जो हमारे सांसद हैं या जो भी वोट डालेंगे निर्वाचक मंडल के सदस्य, वो एक व्यक्ति को तो वोट डालते ही डालते हैं, साथ में सभी व्यक्तियों को भी वोट देते हैं, वरीयता देते हैं कि अगर ए व्यक्ति नहीं बनेगा तो बी वाला व्यक्ति दूसरे नंबर पर बनना चाहिए। यही क्या कहलाती है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति कहलाती है। याद रखना है भारत में एकमात्र राष्ट्रपति हैं बीबी गिरी, बीबी गिरी, जिन्हें द्वितीय वरीयता के आधार पर राष्ट्रपति बने थे, एकमात्र राष्ट्रपति हैं। तो याद रखना है राष्ट्रपति के अगर निर्वाचन की प्रक्रिया की बात की जाएगी तो किससे कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 55 में है राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति जो होती है वो क्या होती है। अब हमने एकल संक्रमणीय मत पद्धति तो पढ़ ली, एकल संक्रमणीय मत पद्धति जो है उसमें विधायक भी वोट डालते हैं, सांसद भी वोट डालते हैं। तो हम विधायक के मत का मूल्य जानेंगे और सांसद के मत का मूल्य। सीधी सी बात है, विधायक के मत का मूल्य कम होगा, सांसद के जो मत का मूल्य है वो ज्यादा होगा। तो कभी कभी क्या होता है, हमसे सवाल पूछा जाता है कि एक विधायक के मत का मूल्य अगर आपको निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे। तो आप अगर आप अपने यहाँ के ही विधायक के मत का मूल्य निकालना चाहेंगे तो आप इस फॉर्मूले के अनुसार निकाल सकेंगे। तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था याद रखना है, बीबी गिरी ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्हें चुनाव में दूसरी वरीयता के प्रयोग के आधार पर चुना गया था, जीते थे ये। अब नेक्स्ट बात करते हैं, एक विधायक के मत का मूल्य कैसे निकलेगा। तो मैं आपको बता रहा हूं विधायक के मत का मूल्य।
विधायक के मत का मूल्य हमें निकालना है भैया कि एक विधायक के मत का मूल्य क्या होगा। यहाँ से इस फॉर्मूले से आप अपने जो आपके विधायक होंगे उनके मत का भी मूल्य निकाल सकते हैं। तो राज्य की कुल जनसंख्या, जो आपका राज्य है, मान लीजिए उत्तर प्रदेश आपका राज्य हो, राज्य की कुल जनसंख्या जनसंख्या बटे राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य गुणा 1/100, सॉरी 1/1000, 1000, सॉरी 1/100 ही है, मिस्टेक से हो गया ये, 1/100। तो इस प्रकार से आप क्या निकाल सकते हैं, आप एक विधायक के मत का मूल्य निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाएगा कैसे आप निकालेंगे, तो आप इस प्रकार से निकाल लेंगे। हो सकता है गुणा ना देकर आपको डायरेक्ट भाग का चिन्ह दिया हो तो वो भी सही होगा। तो एक विधायक के मत का मूल्य कैसे निकलेगा, राज्य की कुल जनसंख्या, मान लीजिए आपकी कुल विधायक के मत के मूल्य, आपके यहाँ के विधायक का मत का मूल्य आपको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो आप अपने राज्य की कुल जनसंख्या को ऊपर रखेंगे, नीचे जितने भी सदस्य निर्वाचित हुए हैं विधानसभा में, और फॉर्मूला लगा देंगे, आपको विधायक के मत का मूल्य मिल जाएगा। याद रखेंगे, विधायक के मत का मूल्य सांसद के मत के मूल्य से हमेशा जो होगा वो कम होगा। नेक्स्ट बात करते हैं एक सांसद के मत का मूल्य के बारे में। तो याद रखेंगे, समस्त राज्यों के विधायकों को मत का मूल्य का योग जो है, मान लीजिए आप सांसद के मत का मूल्य निकाल रहे हैं, सांसद के मत मूल्य आप निकाल रहे हैं, जो मत का मूल्य होगा, तो आपको याद रखना है समस्त राज्यों के विधायकों के मत का मूल्य, विधायकों के मत का मूल्य बटे संसद के निर्वाचित सदस्य, संसद के निर्वाचित सदस्य। इस प्रकार से आप क्या निकाल सकते हैं, एक संसद सदस्य, डेट मीन सांसद के मत का मूल्य आप निकाल सकते हैं। कैसे, समस्त राज्यों के विधायकों के मत का मूल्य का योग करेंगे, जोड़ेंगे, भाग किससे कर देंगे, संसद के निर्वाचित सदस्यों से, तो एक सांसद के मत का मूल्य निकल आएगा। वर्तमान में एक सांसद के मत का मूल्य 708 है, आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा जा सकता है एक सांसद के मत का मूल्य कितना है, तो आप कहेंगे 708 है। और जो मत का मूल्य निकाला जाता है इसकी आधार वर्ष क्या है, तो याद रखेंगे 1971 की जनगणना इसका बेस ईयर माना गया है, जो 2027 तक रहेगी। डेट मीन्स 2027 तक इसी आधार पर जो है विधायक और संसद सदस्यों के मत का मूल्य निकलेगा। हमने 1971 की ही जनगणना क्यों मानी है, तो याद रखेंगे 1971 के बाद जो उत्तरी भारत है इसकी जनसंख्या लगातार बढ़ती रही है, जबकि दक्षिण जो भारत है उसने अपनी जनसंख्या पर नियंत्रण किया है। अगर हम उस जनसंख्या को आधार मान लेंगे तो प्रतिनिधित्व किसका ज़्यादा हो जाएगा, तो आप कहेंगे उत्तरी भारत का प्रतिनिधित्व ज़्यादा हो जाएगा। अगर प्रतिनिधित्व ज़्यादा है तो ये क्या होगा, फिर जो राष्ट्रपति चुनकर आएगा वो कहाँ कर आएगा, सीधी सीधी बात है उत्तर भारत का होगा। तो इसके लिए 1971 हमने यह जनगणना को जो है बेस वर्ष माना है। तो यहाँ तक मैंने आपको बताया राष्ट्रपति की निर्वाचन की प्रक्रिया से रिलेटेड विधायक के मत का मूल्य और संसद के सदस्य जो होते हैं, सांसद जो होता है उसके मत का मूल्य के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। नेक्स्ट हमारा इंपोर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 56, किससे रिलेटेड है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति के कार्यकाल या पदावली से रिलेटेड है। कितने वर्ष का राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है आपको बताना है, कई बार सवाल पूछा गया। तो याद रखेंगे पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक जो होता है राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष तक। और याद रखेंगे राष्ट्रपति का पद कभी भी रिक्त नहीं होता है। जब राष्ट्रपति का चुनाव हो जाता है और नया राष्ट्रपति अपने पद को ग्रहण नहीं करता, तब तक पुराना राष्ट्रपति ही क्या करता है, पद पर कार्य करता है। राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं होता है। अगर राष्ट्रपति का पद खाली होगा तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति भी नहीं होगा तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारे न्यायपालिका है उसके मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति होंगे। और अगर मुख्य न्यायाधीश भी उपलब्ध नहीं है तो सबसे वरिष्ठ जो न्यायाधीश होंगे
वो क्या होंगे, कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेंगे। तो आपसे कार्यकाल पूछा जाएगा तो आप कहेंगे किसमें है, अनुच्छेद 56 में है भैया। ठीक है, कितनी है, पद की ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक जो है इनके कार्यकाल है। फिर मैंने आपको नेक्स्ट बताया, ठीक है, यहाँ पदावधि होगा, पदावली नहीं होगा, पदावधि। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप यहाँ सही करेक्शन कर लेंगे। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाएगा राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है, तो आप याद रखेंगे राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष जो है, पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष तक का जो है राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। नेक्स्ट बात करें कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र कब देगा। मान लीजिए राष्ट्रपति को अपने पद से त्याग पत्र देना है तो किसे देगा, मैंने आपको बताया राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति इसकी सर्वप्रथम सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देता है। यहां समझिए चीज, देखिए हमसे सवाल कैसे पूछे जाते हैं हमें पहले समझना होगा। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देगा, तो आप कहेंगे भैया उपराष्ट्रपति को देगा, समझ में आती है बात। लेकिन उपराष्ट्रपति इसकी सर्वप्रथम सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देता है, क्यों, प्रधानमंत्री को नहीं देता, लोकसभा अध्यक्ष को देता है। तो याद रखेंगे लोकसभा अध्यक्ष को सूचना इसलिए दी जाती है क्योंकि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो सचिवालय का प्रमुख भी होता है। डेट मीन्स सचिवालय में जितने भी कार्य हो रहे हैं, तो आपको पता ही कि सचिवालय के कार्य राष्ट्रपति के नाम पर हो रहे हैं। तो जैसे ही राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देगा उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति इसकी सूचना सर्वप्रथम लोकसभा अध्यक्ष को देगा और उपराष्ट्रपति ही क्या बन जाएगा, कार्यवाहक प्रेसिडेंट, कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है। अगर आप बात करते हैं नेक्स्ट, जो हमारा आर्टिकल 56 में उल्लेख मिलता है वो मिलता है जो हमारा राष्ट्रपति है उसको उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है, उसको उसके पद से हटाने का जो आधार है किस आर्टिकल के अंतर्गत उल्लेखित है। तो आप याद रखेंगे आर्टिकल 56 में, आर्टिकल 56 के अंतर्गत है ये राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का जो आधार है वो बताया गया है महाभियोग, कि राष्ट्रपति को उसके पद से महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है, जिसका उल्लेख आर्टिकल 61 के अंतर्गत है। डेट मीन्स महाभियोग का आधार, महाभियोग के आधार पर राष्ट्रपति हटेगा अपने पद से, ये तो हमें आर्टिकल 56 में पता चल गया। लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया का जो उल्लेख मिलेगा, महाभियोग की प्रक्रिया का जो उल्लेख है वो किस आर्टिकल में मिलेगा, तो आप यहाँ बता रहे होंगे कि महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो आर्टिकल 61 में उल्लेखित है। लेकिन महाभियोग शब्द का उल्लेख जो है आर्टिकल 61 के साथ साथ आर्टिकल 56 के अंतर्गत भी मिलता है। तो आर्टिकल 56 से जितनी भी इंपोर्टेंट चीज थी मैंने आपको बताई हैं, याद रखेंगे 5 वर्ष कार्यकाल पद के ग्रहण से। नेक्स्ट हमारा है अनुच्छेद 57 की जो भारत में राष्ट्रपति है वो पुनर्निर्वाचित हो सकता है। भारत में कोई भी भारतीय नागरिक असीमित समय तक राष्ट्रपति पद के लिए क्या हो सकता है, पुनर्निर्वाचित हो सकता है। संविधान सभा में इस पर बहुत बहस हुई थी जब संविधान सभा चल रही थी। कुछ लोगों का कहना था कि जो हमारी प्रारूप समिति थी उसका कहना था कि राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को एक बार ही बनना चाहिए। डेट मीन्स एक बार अगर वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ लेता है और राष्ट्रपति बन जाता है उसके बाद उसे उस चुनाव को नहीं लड़ सकता। किसी ने 2 बार के लिए कहा, लेकिन जो हमारी संविधान सभा थी उसने कहा कि भारत में एक व्यक्ति असीमित समय तक राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचित हो सकता है, किसी भी प्रकार की बाध्यता आरोपित नहीं की गई है। यहाँ आप जानते होंगे, अगर हम बात करेंगे यूएसए के बारे में, तो यूएसए में कोई भी व्यक्ति 2 बार से अधिक प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, राष्ट्रपति नहीं बन सकता। जबकि भारत का इस बारे में दृष्टिकोण उदारवादी है, एक व्यक्ति असीमित समय तक जो है वो क्या बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है। इसका उल्लेख किसमें मिलेगा, आर्टिकल 57 में उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं, इंपोर्टेंट आर्टिकल है हमारा। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 58, राष्ट्रपति के पद की योग्यताएं। कौन व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है, राज्य का प्रमुख बन सकता है, संवैधानिक प्रमुख बन सकता है, सर्वोच्च सेनापति बन सकता है। इसका उल्लेख अगर आप लोगों से पूछा जाएगा तो भैया आप बता रहे होंगे कि आर्टिकल 58 में जो है उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है भैया, आप कहेंगे राष्ट्रपति पद की योग्यताएं हैं। अगर आप राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो योग्यताएं आपके पास होनी चाहिए, तब आप राष्ट्रपति बनने के लिए क्या है, आप राष्ट्रपति बनने के लिए दावेदार हो सकते हैं। अगर इनमें से किसी भी एक योग्यता को आप पूरा नहीं करेंगे तो आप राष्ट्रपति नहीं बन सकते। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। राष्ट्रपति पद की जो योग्यता है उसका उल्लेख किसमें मिलता है, राष्ट्रपति के पद की योग्यता का उल्लेख अनुच्छेद 58 में मिलता है। तो सबसे पहले अगर बात करें क्या योग्यता है राष्ट्रपति बनने की, तो याद रखेंगे वह भारत का नागरिक हो,
जो व्यक्ति राष्ट्रपति बन रहा है वो क्या हो, भारत का नागरिक होना आवश्यक है। अगर वह भारत का नागरिक नहीं होगा तो वो राष्ट्रपति नहीं बन सकता। ठीक है, तो पहली शर्त मैंने आपको बताई है। एक मिनट। ठीक है, तो पहली शर्त क्या है राष्ट्रपति बनने की, भारत का नागरिक हो। नेक्स्ट शर्त है 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। बहुत बार सवाल पूछा गया है कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है, तो आप याद रखेंगे 35 वर्ष न्यूनतम आयु है। आपसे पूछा जाए अधिकतम आयु क्या है, तो आप क्या कहेंगे, अधिकतम आयु का उल्लेख नहीं मिलता है, उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया अगर राष्ट्रपति बनना है तो राष्ट्रपति बनने की पहली योग्यता आप भारत के नागरिक होने चाहिए। यहाँ याद रखेंगे भारत का नागरिक होना चाहिए, जन्म से भारत का नागरिक हो इसका उल्लेख नहीं है। अगर आप अमेरिका में जाएंगे तो अमेरिका में वह व्यक्ति जो राष्ट्रपति बनने के लिए दावेदार है या बनना चाहता है वो जन्म से अमेरिका का नागरिक होना चाहिए, जबकि भारत में जन्म से भारतीय नागरिक हो ये आवश्यक नहीं है। वह कोई भी व्यक्ति जिसने देशीकरण के माध्यम से, पंजीकरण के माध्यम से, जन्म के आधार पर, अपने माता पिता के आधार पर, अगर मतलब माता पिता के रहने के निवास स्थान के आधार पर अगर नागरिकता प्राप्त की होगी तो वह भी भारत में राष्ट्रपति बन सकता है। इस प्रकार की कोई बाध्यता का उल्लेख नहीं है कि केवल भारतीय नागरिक ही क्या है राष्ट्रपति बन सकेगा। न्यूनतम आयु क्या है, तो आप याद रखेंगे 35 वर्ष की आयु न्यूनतम है। अगर आप 35 वर्ष पूरे कर चुके होंगे तभी आप राष्ट्रपति बन सकते हैं। यहाँ आपको याद रखना है अधिकतम आयु का उल्लेख, है ना भैया, अधिकतम आयु का उल्लेख जो है, सॉरी, अधिकतम आयु का जो उल्लेख है वो हमारे भारतीय संविधान में नहीं है, न्यूनतम 35 वर्ष है। नेक्स्ट जो हमारी शर्त है वो है लोकसभा में चुने जाने की योग्यता रखता हो। ऐसा व्यक्ति ना हो कि वो जो लोकसभा है उसमें चुने जाने के लिए निर्योग्य साबित ना हो, वह व्यक्ति क्या बन सकता है, भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। और लास्ट है किसी भी सरकारी या लाभ के पद पर ना हो, गवर्नमेंट कोई भी पोस्ट ना हो उसकी, है ना, और ना ही कोई प्रॉफिट ऑफ ऑफिस पर हो, लाभ के पद पर ना हो। यहाँ याद रखेंगे लाभ के पद को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में परिभाषित नहीं किया गया है। लाभ का पद होगा क्या हमारे संविधान ने परिभाषित नहीं किया है, तो कहाँ पर पता चलता है लाभ के पद के बारे में, तो संसद ने कानून बनाया था, उस कानून के बारे से हमें पता चलता है कि क्या आप लाभ का पद होगा और क्या लाभ का पद नहीं होगा। तो फिलहाल ये याद रखेंगे आप कि 58 आर्टिकल जो है राष्ट्रपति के पद की योग्यता से रिलेटेड है। भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा में चुने जाने की योग्यता रखता हो और किसी भी सरकारी के पद पर ना हो। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में लाभ के पद को परिभाषित नहीं किया गया, जो मैं आपको बता चुका हूं। संसद के द्वारा कानून निर्माण करके 1959 में, कब याद रखेंगे, 1959 में लाभ के पद को परिभाषित किया गया और कहा गया उपराष्ट्रपति का पद, राज्यपाल का पद, राष्ट्रपति का पद, राज्य और संघ के मंत्री का जो पद होता है वो लाभ के पद के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। वह कोई भी व्यक्ति जो राज्यपाल हो किसी राज्य में वो राष्ट्रपति पद का दावेदार हो सकता है, क्योंकि राज्यपाल का पद लाभ का पद नहीं है। या वो पूर्व उपराष्ट्रपति रहा हो, पूर्व राष्ट्रपति रहा हो, ये जितने भी पद होंगे वो लाभ के पद में सम्मिलित नहीं है। तो अगर लाभ के पद में सम्मिलित नहीं है दैट मीन्स वो क्या होगा, राष्ट्रपति बनने का हकदार होगा। 1959 में लाभ के पद को संसद ने कानून बनाकर परिभाषित किया और किन किन को बाहर रखा, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, राष्ट्रपति और संघ और राज्य के जो मंत्री होते हैं वो लाभ के पद के अंतर्गत, प्रॉफिट ऑफ ऑफिस के अंतर्गत नहीं आते हैं। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये ऐसे सवाल हैं जो आपको कम पढ़ने को मिलेंगे कहीं पर भी, लेकिन आपको समझना जरूरी है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, लाभ का पद जिससे आप किसी भी दूसरे व्यक्ति को प्रभावित ना कर सकें, ऐसा कोई भी पद आपके पास नहीं होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, लाभ का पद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है कि अगर आप राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो राष्ट्रपति पद के लिए आपके 50 प्रस्तावक, डेट मीन्स 50 लोग आपके प्रस्ताव करें, प्रस्ताव रखें, आपके लिए प्रस्तावक हों तथा 50 लोग हैं तथा 50 लोग अनुमोदक, डेट मीन्स सपोर्टर होने चाहिए, समर्थक होने चाहिए, तभी आप राष्ट्रपति बन के पद के लिए नामांकित हो सकते हैं। पहले प्रारंभ में एक प्रस्तावक और एक अनुमोदक था,
अभी वर्तमान की अगर बात करेंगे तो आपको याद रखना है, राष्ट्रपति पद के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना आवश्यक है। 50 लोग प्रस्ताव रखेंगे और 50 लोग उसका समर्थन करेंगे, तभी क्या कर सकते हैं आप राष्ट्रपति पद के लिए दावेदार हो सकते हैं। इंपोर्टेंट सवाल है, बहुत बार पूछा गया है कि कितने प्रस्तावक होने चाहिए, तो आप याद रखेंगे 50 प्रस्तावक। कितने अनुमोदक होने चाहिए, तो आप याद रखेंगे 50 अनुमोदक जो है राष्ट्रपति पद के लिए होने चाहिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि अगर कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ता है, मैंने मान लीजिए मैं राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ता हूं और 1/6 कुल जो वैध मत हैं उसके 1/6 मत कुल मतों का 1/6 मत प्राप्त नहीं कर पाता हूं, तो जो मेरी जमानत राशि होगी वो जब्त कर ली जाएगी। और जमानत राशि कहाँ जमा हो जाएगी, आरबीआई के अंतर्गत जमा हो जाएगी। एग्जाम्पल से समझ लिए कि कहीं पर भी 100 वोट थे, है ना, मैं राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा हूं भैया, या आप मान लीजिए राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपको 1/6 वोट तो चाहिए ही चाहिए। डेट मीन्स अगर आप यहाँ से काट रहे होंगे तो आराम से काटेंगे, लगभग आपको 17 वोट तो चाहिए ही चाहिए। अगर आपको 17 वोट से कम वोटों की प्राप्ति होती है तो आप पर क्या की जाएगी, जो आपकी जमानत राशि होगी वो जब्त हो जाएगी। और आपने जो जमानत राशि जब्त की है, जमानत राशि याद रखेंगे राष्ट्रपति के पद के लिए 15,000 रुपये जमानत राशि जब्त आपकी कर ली जाएगी। जो राष्ट्रपति पद के लिए अगर आप फॉर्म भरते हैं तो सबसे पहले तो 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक होंगे, तभी आप फिल कर पाएंगे। लेकिन फिर भी आप, अगर आपने फिल भी हो गया, 50 प्रस्तावक भी आपको मिल गए और अनुमोदक भी मिल गए, फिर भी अगर आप कुल वैध मतों का 1/6 आप वोट प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो आपकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी। और जो 15,000 रुपये आपसे जमा किए गए थे वो कहाँ जमा हो जाएंगे, आरबीआई में जमा हो जाएंगे। तो याद रखेंगे, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट भारतीय संविधान में परिभाषित नहीं है, संसद ने कानून बनाकर 1959 में परिभाषित किया था। साथ ही साथ मैंने आपको पद भी बताए हैं, कौन कौन से पद जो हैं लाभ के पद के अंतर्गत सम्मिलित हैं। राष्ट्रपति पद के लिए कितने प्रस्तावक और अनुमोदक होने चाहिए, ये भी मैंने आपको बताया। और बताया अगर कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए दावेदारी करता है और अगर वो कुल वैध मतों का 1/6 मत जो है प्राप्त नहीं कर पाता, तो वो क्या हो जाएगा, उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाती है और वो राष्ट्रपति नहीं बन पाता। 1/6 मैंने आपको समझाया अभी एग्जाम्पल के माध्यम से। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम राष्ट्रपति शपथ के बारे में चर्चा करेंगे, साथ ही साथ हम अगली क्लासेस में चर्चा कर रहे होंगे राष्ट्रपति की शक्तियों पर। तो आपको क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी क्लास को लाइक करें, शेयर करें। साथ ही साथ जो हमारा चैनल है ग्रेड पाठशाला, उसे ज़रूर आप सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। यहाँ मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि प्रत्येक शुक्रवार को हमारा पॉलिटी का लाइव मॉक टेस्ट होता है। पॉलिटी के साथ साथ फ्राइडे, सैटरडे और संडे को लगातार हमारे मॉक टेस्ट कराए जाते हैं जो हमारे टीचर्स हैं उनके माध्यम से। तो आप जितने भी मॉक टेस्ट कराए जाते हैं आपको ज़रूर जो है मॉक टेस्ट लेने हैं। यहाँ मैंने पहले भी आपको ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दिया था, जो भी टीचर्स हमारे हैं, जो भी क्लासेस लेते हैं, क्लासेस के साथ साथ सभी टीचर्स अपनी क्लास की जो है मॉक टेस्ट भी लेते हैं। तो आप एक बार टीचर्स को ज़रूर देख लेंगे, फिर उनकी सभी क्लासेस को लेंगे। अगर कोई भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू।